हम जस्ट 1 मिनट वेट करते हैं, कोई और भी अगर ज्वाइन कर ले हमें। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। अभी तक कोई क्वेरीज हैं आपकी, कोई क्वेश्चंस? एब्जॉर्प्शन में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं अभी भी मैंने सॉल्व करके देखा है, बट मेरे आंसर थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। जिसमें सारी चीजें मिक्स आ रही है, लोकेशन और रिअपॉर्चमेंट वगैरह, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कौन से क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कंफ्यूज हो रही हो, मुझे बताओ, हम इसको अभी ही एड्रेस कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम आपने समझाया है ना, हम्म। उसमें। बताइए, ये वाला प्रॉफिट। जिसमें सारी चीजें थी, नहीं ये वाला नहीं। जी ये वाला। ये वाला। जी। दिस वन, राइट, दिस क्वेश्चन। अंडर यस। एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। यस। ओके, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? और फिर आप बताना आपको क्या चीज है जो एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही। ओके, सो रेक्स कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग एंड असेंबली। यानी उसके दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, और वो दो डिपार्टमेंट्स में तैयार हो रहे हैं, मशीनिंग एंड असेंबली। अ कैंटीन इज ऑपरेटेड एज अ सेपरेट प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट। यानी कैंटीन जो है एक अलग से डिपार्टमेंट है, जिसको हम सपोर्टिंग डिपार्टमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट है। The budgeted production and sales in the year to 31st March 2003 are as follows. Budgeted production और sales given है हमारे पास। प्रोडक्ट ए की सेल्स प्राइस पर यूनिट गिवन है, प्रोडक्ट बी की गिवन है सेल्स यूनिट्स गिवन है कि कितना माल बिका, प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है कि कितना माल बनाया गया, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दैट इज $14 फॉर प्रोडक्ट ए एंड $12 फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, अब डायरेक्ट लेबर की डिटेल्स दी गई हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट में $8 पर घंटा काम हो रहा है, और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मिनिमम 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, एक यूनिट को बनाने के लिए। इट्स पर यूनिट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 3 घंटे मशीन डिपार्टमेंट के दरकार हैं, पर यूनिट बनाने के लिए। असेंबली डिपार्टमेंट में 1 घंटा दरकार है प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, एंड 2 घंटे दरकार हैं प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए। और असेंबली डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है पर आवर, वो $6 है। मशीन आवर्स पर यूनिट मशीनिंग डिपार्टमेंट, यानी ये डिटेल किसकी थी? डायरेक्ट लेबर की थी। यानी कि डायरेक्ट लेबर के जो घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं वो $8 पर आवर है, और 2 घंटे लेबर के लग रहे हैं। और $6 पर आवर है असेंबली डिपार्टमेंट में, जो उसमें 1 आवर एंड 2 आवर्स लग रहे हैं फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। यहां तक बात क्लियर है कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है, कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में ये कुछ है, और डायरेक्ट लेबर के जी। घंटे एक प्रोडक्ट की बनाने के लिए कितने लग रहे हैं। अब आइए सेकंड, मशीन आवर्स पर यूनिट। मशीन आवर्स हमें कितने दरकार हो रहे हैं? मशीनिंग डिपार्टमेंट में 3 आवर्स, और प्रोडक्ट बी के लिए 4 आवर्स, और असेंबली डिपार्टमेंट में सिर्फ आधा घंटा चाहिए, वो भी प्रोडक्ट ए के लिए। और बी के लिए कोई भी असेंबली डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यानी अब यहाँ पे बजटेड ओवरहेड्स हमें डिटेल्स गिवन हैं कि हमारे पास ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या क्या खर्चा है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, कैंटीन, 3 डिपार्टमेंट्स के कॉलम्स बनाए गए हैं। एलोकेटेड कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। एलोकेटेड कॉस्ट 10,000, 25,000, 12,000। एलोकेटेड कॉस्ट का हमें कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन दे रहा है, इस एज इट इज इसको लेकर चलना है। अपोर्शनमेंट ऑफ अदर जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छा इसने अपोर्शनमेंट करके भी हमें दे रहा है,
26,000 जो अपॉर्शनमेंट हमने करना सीखा था ना पिछले एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे वो हमें करके ऑलरेडी दे रहे हैं। 26,000, 12,000, 8,000, तो यहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज इसको लेकर चलना है। फिर हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 30, 21। फ्लोर एरिया गिवन है 5,000, 2,500। तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और फ्लोर एरिया, ये दर हकीकत क्या है, बेसिस बेसिस है। ठीक है, जो हमें दिए जा रहे हैं, डिटेल्स दी जा रही है। अब रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, रिक्वायरमेंट ये कह रही है कैलकुलेट एन एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ओवरहेड्स, OAR, इन ईच डिपार्टमेंट, in each production department for the year to 31st March 2003। एंड जब भी वर्ड एंड आ जाए ना, समझ जाओ दो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, OAR निकालना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। यस, पहली रिक्वायरमेंट है OAR, दूसरी रिक्वायरमेंट है बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप पहली रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे, OAR निकालेंगे। अब जब OAR निकालेंगे तो OAR निकालने का फॉर्मूला हमें क्या गिवन था, अगर याद हो आपको, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय जो भी एक्टिविटी लेवल है। यस और नो? यस। तो यहाँ पे यस। बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो, OAR किसका फाइंड आउट करना है, OAR ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं, दो ही हैं, यस और नो? यस। तो इन दोनों का पता करना है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास ओवरहेड्स कितने हैं, 36,000। और असेंबली डिपार्टमेंट में हमारे पास ओवरहेड्स कितने हैं, 12,000। 37,000। ठीक है। अब एक्टिविटी लेवल हम क्या लेंगे, हम देखेंगे कि मशीन डिपार्टमेंट में आया कि लेबर आवर्स ज्यादा हैं या मशीन आवर्स ज्यादा हैं, यानी कि यहाँ मशीनिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा काम कौन कर रहा है, लेबर कर रही है या मशीन कर रही है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर मशीनिंग डिपार्टमेंट में 2 घंटे यहाँ ले रही है, 3 घंटे यहाँ ले रही है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में 5 घंटे चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है। और असेंबली डिपार्टमेंट में यहाँ 1 घंटा है या 2 घंटे हैं। तो अब हम इसको कैसे देखें, ये 5 घंटे बने, ये 3 घंटे बने। ठीक है, डायरेक्ट लेबर के। यहाँ पे क्या है मशीनिंग डिपार्टमेंट में, मशीन आवर्स 3 घंटे, 4 घंटे, कितना हो गया टोटल, 7 आवर्स हुए, 4 + 3, यस। 7 आवर्स। और यहाँ कितना हुआ, हाफ एन आवर हुआ। ठीक है। तो पता ये चला कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए, मशीनिंग डिपार्टमेंट यहाँ है और मशीनिंग डिपार्टमेंट यहाँ है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा लेबर काम कर रही है या मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें काम कर रही हैं। मशीनें काम कर रही हैं, क्योंकि 7 आवर्स और यहाँ पे ओनली 5 आवर्स। तो जब मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में, तो हम इसका एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स लेंगे। ठीक है। और मशीन आवर्स भी हम कैसे लेंगे, ये तो सिर्फ एक यूनिट के लिए बता रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। तो टोटल यस। कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट्स आप चेक करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है। यहाँ 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे 1,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई करें, 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, एंड फिर उसके बाद ये 4। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स बताएं कितने आ रहे हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के। 6,000। ये 6,000 आ गए, और ये कितने आए, 6,000। ये भी 6,000 आए। तो टोटल 12 आवर्स आ गए, यस और नो? यस। ये 12 आवर्स यस। आपका एक्टिविटी लेवल है, जिसको आप यहाँ पे जाकर डिवाइड करोगे, 12,000 आवर्स। तो ये आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR निकल जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, 3। $3 पर आवर। ऐसे ही है पर मशीन आवर। यस। तो ये OAR मेरा मशीनिंग डिपार्टमेंट का निकल आया।
इसी तरह अब आप असेंबली डिपार्टमेंट का बताइए। असेंबली डिपार्टमेंट का हमने ओवरहेड्स 37,000 लिख लिए हैं, इसकी एक्टिविटी लेवल जो है वो बताइए। असेंबली प्रोडक्ट ए 1 आवर 2 आवर टोटल 3, और यहाँ पे असेंबली मशीन हाफ आवर्स, तो यानी असेंबली डिपार्टमेंट में ज्यादा मशीन्स ऑपरेट कर रही हैं या लेबर ऑपरेट कर रही है? लेबर। लेबर ऑपरेट कर रही है, तो जब लेबर ऑपरेट कर रही है तो हमने क्या लेना है? लेबर। ठीक है। यस, 3 आवर्स। थ्री। तो आप इसको, अब हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय थ्री। 1 एंड देन 2। ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 टू थाउजेंड। प्लस 4,000। 3000 ना। तो ये आपके पास 5,000 आवर्स आ गए। कौन से? लेबर। ये क्या था? मशीन। ठीक है। तो ये लेबर आवर्स हम कहाँ डालेंगे? असेंबली डिपार्टमेंट में। तो क्या है? 5,000 ना। यस। 5,000 सेवन। सेवन डॉलर। पॉइंट फोर 7.4 पर लेबर आवर। ठीक है। ये हमारा दोनों डिपार्टमेंट्स का OAR निकल आया। लेट्स चेक कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। OAR हमारा 4 और 9 आ रहा है। क्यों डिफरेंट क्यों आया? हमने कुछ तो गड़बड़ की है। बजटेड ओवरहेड्स इन्होंने 48 लिए और असेंबली 45 ली। कैसे? पॉइंट टू बी नोटेड सर, कैसे? क्योंकि हम तो यहाँ पे डायरेक्टली ये उठा रहे थे। क्या उठा रहे थे? 36,000 एंड 37,000। तो पता यस। ये चला कि हमने इसलिए इसको नहीं लिया बिकॉज हमारे पास कैंटीन डिपार्टमेंट भी है जिसका ओवरहेड है 20,000। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा? अगर हम पहले ही OAR निकाल लेंगे तो ये OAR हम तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं ना। यस और नो इकरा? यस और यस। नो महानूर? OAR का मकसद क्या है कि आप ये $3 पर आवर को किस में इनकॉर्पोरेट करोगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट में, एज अ ओवरहेड कॉस्ट। तो यहाँ पे जी। हमारी मिस्टेक ये हुई है कि हमने कैंटीन डिपार्टमेंट को तो देखा ही नहीं, हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको क्या करना है? इसके खर्चे को भी तो हमें इनकॉर्पोरेट करना है। यस और नो? इसके खर्चे यस। को भूल जाएं, इसके खर्चे को इनकॉर्पोरेट नहीं करें तो ये 20,000 तो फिर ओनर की जेब से जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इस 20,000 को क्या करेंगे? री अपोर्शन। हमने री अपोर्शन सीखा था ना। जी। हमने रीअपोर्शनमेंट सीखा था। तो हम इस 20,000 को रीअपोर्शन करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में। अब आइए किस बेसिस पे करें? बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट क्या होगा? हमारे पास सिर्फ यही दो एक्स्ट्रा डिटेल्स गिवन है। तो आप बताएं कैंटीन का हम किस बेसिस पे रीअपोर्शन करेंगे? जी मानूर? फ्लोर। नहीं, फ्लोर एरिया पे नहीं करेंगे। कैंटीन का हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे होगा। क्यों? क्योंकि कैंटीन से सब खाना खाते हैं, तो इंसान ही खाना खाते हैं, और वो इंसान कौन है? जो मशीनिंग डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करोगे रीअपोर्शन। ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करो रीअपोर्शन। याद है आप लोग को रीअपोर्शनमेंट टेक्निक? याद है या नहीं? भूल गए? 30 + 20 क्या आ जाएगा हमारे पास?
वन को इग्नोर करेंगे क्योंकि अब कैंटीन का तो हमें कुछ करना नहीं, कैंटीन से निकाल के खर्चा हमें मशीन और असेंबली में डालना है। तो 30 + 20 = 50। 50। तो कैसे करेंगे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले मशीन डिपार्टमेंट में डालना है, तो 30/50। जो भी आंसर आएगा उसको आप इस 36,000 में ऐड कर दोगे। 12,000। 12,000 आ रहा है। यस। 12,000। फिर 48 नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20/50। क्या आ रहा है? 8,000। 8,000। अब आपने ये पूरे के पूरे 20,000 को इनकॉर्पोरेट कर दिया है मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में। अब आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ गए हैं जो मशीन डिपार्टमेंट के हैं और असेंबली के हैं, और सारी कॉस्ट इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब आप बताएं कि 36 + 12 कितना बन रहा है? 48। 48,000। और यहाँ पे 37 + 8 कितना बन रहा है? 45,000। ठीक है। अच्छा, ये इसमें बता दें ये कौन सा वाईफाई है? मेरे पास तो अभी चल रहा है वाईफाई। ये देखो, इसार वाईफाई चल रहा है। नहीं नहीं, दूसरा। इसार वाईफाई चल रहा है। ये वाला। इसार ISA। ये कनेक्ट ठीक करना है, है ठीक है, ठीक और है, यही रहना, उसको भले आप फॉरवर्ड कर दें सारा मस्त। ठीक है, ठीक। और थैंक यू। सर ये बोल रहे हैं कि यही सिर्फ स्टाफ के लिए ओके। और बाहर में जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, यू वेलकम। तो ये हो गया 48,000 यहाँ पे, फिर 37 + 8,000 कितना हो गया? 45,000। 45,000। तो अब आप ये दोनों बजटेड ओवरहेड्स को यहाँ पे 36 की जगह लेंगे। ठीक है। ये कितना है यहाँ पे? 48,000। और ये कितना है? 45,000। हो गया। अब इसको करो, निकालो। बाकी सब जो हमने किया वो बिल्कुल सही था। हमने जिस तरह ये 12,000 निकाला, 5,000 निकाला, बिल्कुल हमने सही निकाला है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे यही मिस्टेक हुई थी जो यूजुअली स्टूडेंट्स की हो जाती है कि वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ओ यार निकालना बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। ये एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं। ठीक है। अब आइए जरा बताइए मुझे, यहाँ ओ फोर यार और क्या 9। बन रहा है? 4 और 9। 4 और 9। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, परफेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है कहानी? यस जी। गुड। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। आगे अगली रिक्वायरमेंट कह रहा है कि बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स ए और बी फाइंड आउट करो। यानी बेसिकली अब वो कह ये रहा है कि जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी आपने बनाया है उसकी अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताओ ना। क्योंकि अब ओवरहेड का कॉस्ट तो निकाल लिया आपने, और मटेरियल और लेबर का आपको पता होगा। तो अब ऐड करो और बताओ कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है और बी की कितनी आ रही है। क्या ये आप खुद से कर सकते हैं? जी। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ मटेरियल की कॉस्ट गिवन है पर यूनिट, दोनों की। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा मटेरियल ए बी 14, 12। ठीक है। लेबर की कितनी आ रही है कॉस्ट ए और बी की? लेबर की $8, $6, ऐसे ही है पर आवर। और इसको अब आप मल्टीप्लाई करें, लेबर की $8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है? और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 करें, बताएं क्या प्राइस आ रही है? इसकी 16, इसकी 6, इसकी 8 3 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12। ठीक है।
तो प्रोडक्ट एक ही आ रही है, 16 + 6 टोटल कितना बन रहा है? 22। और 24 + 12 कितना बन रहा है? 36। तो ये 22 और ये 36 आपकी लेबर की कॉस्ट आ गई। 22 एंड 36। एंड देन फाइनली OAR, ओवरहेड। तो वो कितना है? 4 और 9। 4 और 9 है कि नहीं है? तो 4 क्या है? 4 पर मशीन आवर है। तो ए को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं? ए को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं? 3। तो 3 × 4। और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बी में लेबर जाएगा। नहीं नहीं, मशीनिंग डिपार्टमेंट में पर मशीन आवर जा रहा है, विच इज 4। तो 4 × 3 एंड 4 × अगेन 4। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 12 + 16, 28। ये असेंब प्रोडक्ट ए के लिए आ रहा है 28। नहीं, प्रोडक्ट ए और बी दोनों का किया है मैंने। जी जी, दोनों का हो गया ना, तो ये गलत हो गया। 4 3 12, सिर्फ 12 हमने लेना है, जो कि प्रोडक्ट ए के लिए। ठीक है, 12। और बी के लिए? 16। 16। बी के लिए हमारा सबसे पहले, बी के लिए 16 है, ठीक होगा। 16 हो गया, लेकिन ये तो मशीनिंग है, मशीनिंग डिपार्टमेंट। व्हाट अबाउट द असेंबली डिपार्टमेंट, OAR? असेंबली डिपार्टमेंट का OAR क्या है? 9। डॉलर 9 लेबर आवर, पर लेबर आवर। तो $9 हम करेंगे 9 × 1। और यहाँ पे 9 × 2। तो यहाँ पे 9 आएगा और वहाँ 18 आएगा। प्रोडक्ट ए में 9, 18 ऐसे ही है। अब इसको टोटल कीजिए जरा, देखते हैं फिर हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, या कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की। टोटल बताइएगा। ए का क्या है? 57। 21। 21 के बाद 57 और बी वाले का है 62, नहीं 82, सॉरी। 81 एंड 82। नहीं, ए वाले का है 57 और बी वाले का है 82। चलो हम चेक कर लेते हैं, क्या आया कि हमारा सम करेक्ट है या गलत है। वेरी गुड, देखो करेक्ट हो गया ना, 57 एंड 82। ठीक है, बात समझ आई कैसे सॉल्व हो रहा है? आप यहाँ पे भी इसको, ऊपर तो मेरी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कोई भी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी। डायरेक्ट लेबर की लेते हैं, डायरेक्ट लेबर की आपने निकाली, मशीन की अलग, मशीन डिपार्टमेंट की अलग और असेंबली की अलग। ठीक है, और फिर आपको प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी कि ओवरहेड OAR जो हमने फाइंड आउट किया था वो निकाला, नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके। फिर असेंबली डिपार्टमेंट का निकाला, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 57 एंड 82। यहां तक कहानी क्लियर है? यस। ये क्लियर होना जरूरी है, मतलब यहां तक बात को अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, सपोज दैट इन द ईयर 31 March 2003
2,200 units of product A are produced and 1,500 units of product B. Direct labor hours per unit and machine hours per unit in both departments were as budgeted. क्या कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ए के 2200 यूनिट्स बनते और 1500 यूनिट्स प्रोडक्ट बी के तैयार होते, तो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट और मशीन आवर पर यूनिट दोनों डिपार्टमेंट्स में जो बजटेड होता वो कुछ इस तरह से होता, इन्होंने मेंशन किया है। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल, ऊपर हमने जितना भी काम किया वो बजटेड था। अब क्या बात हो रही है, एक्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है। रियलिटी में एलोकेटेड ओवरहेड्स ये आए, असेंबली डिपार्टमेंट ये आया, कैंटीन ये आया, अपोर्शनमेंट ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो हमने बजटेड का तो फाइंड आउट कर लिया सब कुछ, तो अब हम एक्चुअल का भी वैसा ही फाइंड आउट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि भाई आया कि हमने ओवर अब्जॉर्प्शन की है या अंडर अब्जॉर्प्शन की है। तो जैसे हमने बजटेड का फाइंड आउट किया वैसे ही क्या आप एक्चुअल का फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 वुड बी, व्हाट वुड बी द स्टेप नंबर 1? रीअपोर्शनमेंट। आप अपने कैंटीन के खर्चे को पहले रीअपोर्शन करें, इसमें और इसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो जरा करें, यहाँ कोई और एडिशनल डेटा नहीं गिवन, तो हम ऊपर का एडिशनल डेटा ही यूज करेंगे जो कि ये गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की शक्ल में। कैंटीन को रीअपोर्शन करने के लिए 30 + 20 जैसे हमने किया। तो जरा जल्दी से रीअपोर्शन करके बताएं कि हम कितना मशीन में डालेंगे, कितना असेंबली में डालेंगे। क्या हुआ भाई, रीअपोर्शनमेंट नहीं हुआ अभी तक? हेलो, भूल गए हो? इकरा, मानो, कोई तो रिस्पॉन्स दे।
15,000 को रीअपोर्शन करना है मशीन और असेंबली में। किस बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट में करें? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चूज करें या फ्लोर एरिया? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? 15,000 का। जी, 9,000। 9,000 आ रहा है इधर, और असेंबली में 6,000। 6,000। 6,000। अब इसको ऐड अप करें। ये अब कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 56,700। 41,600। 41,600, ठीक है। अब ये आपके पास टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमें तो ओ ए आर निकालना है, यस और नो? ओ ए आर निकालने के लिए अगेन जो फॉर्मूला है वो क्या है? बजटेड ओवरहेड्स वाला तो हमने निकाल लिया, तो अब हमें एक्चुअल का निकालना है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल। तो एक्चुअल ओवरहेड्स तो हमें पता चल गए, यहाँ मशीनिंग के हैं 56,700 और असेंबली के हैं 41,600। अब हमें एक्टिविटी लेवल पता लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ए जो है वो 2,200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, और प्रोडक्ट बी जो है वो 1,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब जरा मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि कितने, क्या एक्टिविटी लेवल हो रही है, कितने आवर्स। मशीनिंग डिपार्टमेंट हमें पता है यहाँ पे कौन से यूज होंगे, मशीन आवर्स यूज होंगे, और असेंबली डिपार्टमेंट के लिए हमें पता है लेबर आवर्स यूज होंगे। तो मैं ऊपर कर रही हूँ जरा क्वेश्चन को, ताकि आप देख सको और मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 2,200 यूनिट्स और 1,500 यूनिट्स के कितने मशीन आवर्स और कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए जरा। कितने? 2,200 यूनिट्स ए के, और 1,500 यूनिट्स बी के। और ये एक यूनिट बनाने के लिए आवर्स गिवन है। जल्दी से खुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। $26,400।
क्या 26,400 क्या? ए का मतलब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 डिपार्टमेंट और जो है पर यूनिट। 2200 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 4 से 4 से? 3 से फिर देन 3 से? जी फिर देन 4 से मतलब 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया जो आवर्स गिवन है। नहीं, तो आपने प्रोडक्ट ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्रोडक्ट बी को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आपने 4 से मल्टीप्लाई तो किया। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? मैं आया 6,600। 6,600 आवर्स। और ये कितना आ रहा है? 6,000। 6,000। ये भी आवर्स आ रहा है। ठीक है, ये मशीन डिपार्टमेंट का है। ठीक है, दिस इज फॉर मशीन डिपार्टमेंट। अब आइए असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट में ए और बी 2,200 एंड 1,500 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे करेंगे इसको ए को किससे करेंगे? 1 से 1 से, और बी को 2 से 2 से। वेरी गुड। ये 3,000 आवर्स आ गए, लेबर आवर्स, और ये 2,200 लेबर आवर्स आ गए। yes, ठीक है, अब क्या करें? अब ये 2,200 लेबर आवर्स को क्योंकि अब हमें ओएआर निकालना है, एक्टिविटी लेवल निकालनी है। एक्टिविटी लेवल्स हमने निकाल लिए हैं। ओएआर अब देखें, ओएआर निकालने के लिए मशीनिंग का 9,000 है, इसको हम डिवाइड किससे करें? इसको हम डिवाइड किससे करें? किधर गया? हाँ, मशीन डिपार्टमेंट है तो ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लिए, ए और बी को। yes, तो कितना हो जाएगा? 12,600। 12,600, और इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 5,200। तो yes, ये 12,600 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 9,000 को और फिर नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ 9,000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा ये टोटल ना 56,700। 56,700, फिर यहाँ पे आएगा 41,600, उसको डिवाइड कर देंगे 5,000। कितना था ऊपर? 5,200। 200 चलिए बताइए, ओएआर दोनों का ओएआर बताइए। का 4.5 आ रहा है ऊपर वाले का और नीचे वाले का 8। 4.5 एंड 8। अब इसको चेक करें हम। yes, चेक करते हैं। ओके, इन्होंने ओएआर का पर यूनिट का ओएआर नहीं निकाला, इन्होंने टोटल से किया है। ठीक है, अब हम भी क्या करेंगे? टोटल से करेंगे, लेकिन हम ये तो चेक कर सकते हैं कि हमारा ये 56,700 करेक्ट है, 41,600 करेक्ट है या नहीं। तो आइए देखते हैं। 56,700, 41,600 दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमें
ओ ए आर एब्जॉर्ब 26,400 एंड ये 24,000। ये इन्होंने क्या किया, जैसे हमने 3 आवर से मल्टीप्लाई किया, 4 आवर से मल्टीप्लाई किया, इन्होंने उसके रेट से भी मल्टीप्लाई किए, $4 पर आवर। ऊपर लिखा था ना क्वेश्चन में, ये $8, $6 पर आवर। ठीक है, यस। तो ये इन्होंने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इन्होंने मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR से मल्टीप्लाई किया है $4 से, जो OAR हमने बजटेड निकाला था। ठीक है, ये बजटेड OAR है जो हमने ऊपर निकाला था ना, बजटेड OAR, ये वो है। उसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से, ताकि ये लोग बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकें, बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकें, जो इन्होंने निकाला 26,400 एंड 24,000 फॉर प्रोडक्ट बी। फिर इन्होंने असेंबली डिपार्टमेंट का भी इसी तरह से किया, 9 जो बजटेड OAR हमने निकाला उससे मल्टीप्लाई करके इन्होंने बजटेड ओवरहेड भी निकाला, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन से आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा था ना कि जब भी आपको कंपैरिजन करना है, दो चीजों में कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें तो ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन निकालनी है, तो कंपैरिजन करने के लिए जो हमारा बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जिसकी हमने मिसाल भी समझी थी कि ग्रेड 5 के स्टूडेंट के रिजल्ट को आप ग्रेड मैट्रिक के स्टूडेंट के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह एक जगह पे जो हमने ऊपर बजटेड ओवरहेड्स निकाले हैं, वहां पे जो एक्टिविटी लेवल है वो डिफरेंट है। हमने ये 12,000 है बजटेड एक्टिविटी और 5,000 है, हमने इसका निकाला था। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअल में तो कुछ और ही है, बजटेड एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल तो ये कह रहे हैं कि आप अज्यूम करें कि 2,200 यूनिट्स ए के बन रहे हैं और 1,500 यूनिट्स बी के बन रहे हैं। तो जब 2,200 यूनिट्स और 1,500 यूनिट्स का हमें कंपैरिजन करना है, तो हमें 2,200 यूनिट्स और 1,500 यूनिट्स का बजटेड ओवरहेड निकालना पड़ेगा। और उसका बजटेड ओवरहेड हम कैसे निकालेंगे, जो हमने बजटेड OAR निकाला था पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करके। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारा जो आया है इसको हम कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। मतलब अगर मैंने इन यूनिट्स की प्रोडक्शन का बजट बनाया होता तो मेरा बजटेड आंसर ये निकलता। ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स। और फिर अब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ जो ओवरहेड्स इनकर हुए, इनकर यानी कि जो हमने अभी कैलकुलेट किया 56,700 और 41,600, ये हमने निकाला ना रीअपोर्शनमेंट करके, क्योंकि एक्चुअल डेटा गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा गिवन था। तो जो एक्चुअल डेटा गिवन था उसको सामने रखते हुए, ये एक्चुअल डेटा गिवन था ना क्वेश्चन में, दिस इज द एक्चुअल डेटा। इस एक्चुअल डेटा को हमने रीअपोर्शन करके अब हम इसको कंपेयर करेंगे बजटेड डेटा से। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, बजटेड डेटा से। और बजटेड डेटा हमने फाइंड आउट किया यूजिंग द बजटेड OAR। तो ये बजटेड डेटा में हमें पता चला कि 50,400 आ रहे हैं और यहाँ 46,800 आ रहे हैं, और एक्चुअली जो इनकर हुआ है रीअपोर्शनमेंट के बाद जो हमने निकाला वो 56,700 है और यहाँ पे 41,600 है। अब आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि आया कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। तो अब आप बताएं, ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है मशीनिंग में। ये भी ओवर हो रही है। हमने बजट ये बनाया और एक्चुअल में ये खर्चा आया, तो अंडर हो रही है। अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है। अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में ये फिगर लिखी हुई है, अंडर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे 46,800 हमने सोचा था और एक्चुअल में 41,600 आया। ओवर हो रही है।
ओवर एब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ कि हम किस तरह इसको कर रहे हैं? यहाँ तक कोई भी जी। क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है दोनों को? मुझे हाँ चाहिए दोनों से, और अगर हाँ नहीं तो ना चाहिए, कुछ तो बस बोलिए। जी तो क्लियर है। क्लियर है? गुड हो गया। जी। ठीक है, अब ये घर में खुद से दोबारा सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें आप घबराइए नहीं कि कितना लंबा समय, नहीं, आप इसको तहम्मुल के साथ कीजिए, स्टेप बाय स्टेप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, इसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट ही आएगा, लेकिन जब तक आपने इसको नहीं समझा होगा प्रॉपरली, आप छोटे सवाल को भी नहीं कर पाओगे। तो इसको घर में 2 दफा और करना है, फिर आगे कोई और क्वेश्चंस पे जाना है, और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आपने डेफिनेटली मुझसे पूछना है। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आज के उस पे आए, या कोई और सवाल है आप लोग के? तो आज और क्वेरीज ही रिजॉल्व कर लेते हैं। बस लॉसेस के बारे में भी फिर से गाइड कर दें। किसके बारे में गाइड कर दें? लॉसेस लॉसेस। लॉसेस? लॉसेस यानी कि ये वाले जो हमने किया था प्रोसेस कॉस्टिंग का? यस। हमने अभी कंप्लीट नहीं किया था प्रोसेस कॉस्टिंग को। जी बाकी था। हम्म। ओके जी, हम प्रोसेस कॉस्टिंग पे थे, और प्रोसेस कॉस्टिंग के 4 स्टेप्स हैं जो हम देख रहे थे, उसको हम क्विकली रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग के 4 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइन आउटपुट एंड लॉसेस। दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तीसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोग्रेस। एंड चौथा स्टेप क्या है? कंप्लीट अकाउंट्स। हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और हमें अपना पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का मिल जाएगा। लॉसेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड द एबनॉर्मल लॉस एंड द अदर वन इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। हमने दोनों के एग्जाम्पल्स समझे थे, यस और नो? यस। नॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल लॉस दोनों के लिए सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल हमने समझा था टेलर, कि आप उसको अपने जोड़ा देते हो, तो जो वो जोड़ा आप उसको रॉ मटेरियल देते हो विच इज द 3 मीटर और 4 मीटर ऑफ कपड़ा। अब वो उस कपड़े को लेकर आपके माप का बनाता है, आपके नाप का बनाता है, आपकी मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाता है, तो आपकी मेजरमेंट्स के हिसाब से उसको कटिंग करनी पड़ेगी। तो जब वो कटिंग करेगा तो कुछ कपड़ा जाहिर है लॉस होगा। तो वो जो लॉस है उसके लिए आप जाके उसका गिरबान नहीं पकड़ते, क्योंकि वो क्या है? नॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है प्लस अनअवॉइडेबल है।
अनअवॉइडेबल है, होगा ही होगा। आपके माप का कैसे बनेगा जब तक वो कटिंग ना करे। ठीक है, तो आप उसका गिरेबान नहीं पकड़ते। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को यूजुअली प्रोसेस अकाउंट में भी उसकी वैल्यू क्या ली जाती है, जीरो। जीरो पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड है, अनअवॉइडेबल है, आप उसको क्या ही कर सकते हो। अब आइए, एबनॉर्मल लॉस, वही दर्जी है, आपका जोड़ा सिल चुका है और आपके पास डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन लाइट चली गई, वो इस्त्री कर रहा था और लाइट चली गई, वो इस्त्री वहीं छोड़ता है और बाहर सुट्टा पीने चला जाता है। जब वो सुट्टा और चाय वगैरह पी के वापस आता है तो उसको पता चलता है लाइट आ चुकी है और वो इस्त्री वहीं थी, कपड़े के ऊपर थी, सिले सिलाई ड्रेस के ऊपर थी, जो कि अब आपके ड्रेस को जला चुकी है। और जाहिर है, अब जब वो जल गया है तो अब आप वो पहन तो सकती नहीं हो। पहन तो सकती नहीं हो तो वो आपका एक नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। हाउएवर, ये लॉस क्या था? एब नॉर्मल लॉस था। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अवॉइडेबल था, ये सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। देयरफॉर आप उस दर्जी का गिरेबान पकड़ोगी और उसको बोलोगी, भाई कॉस्ट बेयर कीजिए, लॉस बेयर कीजिए, मुझे मेरा जोड़ा लाके दीजिए। क्लियर? अब आइए, इसकी ठीक है। कैलकुलेशंस भी हमने की थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 100 यूनिट्स, ये हमने सवाल किया। इस सवाल में हमने कॉस्ट अपॉन आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल आया। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप, हमने पहला स्टेप ये किया कि डिटरमाइन आउटपुट एंड लॉसेस, हमने लॉसेस को भी आइडेंटिफाई किया, आउटपुट को भी आइडेंटिफाई किया। दूसरे स्टेप पे हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला, जो कि बहुत आसान है, कॉस्ट इनकर डिवाइड बाय आउटपुट से। तीसरा स्टेप इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था। चौथा स्टेप जो था उसमें हमने अपना प्रोसेस अकाउंट बनाया। डेबिट साइड में तमाम इनपुट जा रहा है, क्रेडिट साइड में तमाम आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो इनपुट, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आप यहाँ लिखोगे। आउटपुट आपने यहाँ लिखा, लॉस यहाँ लिखा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे आइए जरा इसको देखें। ड्यूरिंग पीरियड 3, कॉस्ट ऑफ इनपुट टू अ प्रोसेस वर 29,070। इनपुट was 1,000 units and losses are 10% of input. During the next period, period 4, cost of input were again 29,070. Input was 980 units. There were no units of opening or closing inventory. रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फॉर पीरियड 3 एंड पीरियड 4। तो ये आप लोग कीजिए ना खुद से। पहले पीरियड 3 का निकालिए, फिर पीरियड 4 का। हालांकि हम ये पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये क्विकली आप जरा दोबारा इसको पीरियड 3 का निकाल के मुझे बताएं। जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल गेट द आंसर। इसमें कोई और घुमाव फिराव है ही नहीं। मिस 3 का तो निकल गया, 4 का समझ नहीं आ रहा। 4 में या फिर 9 इनपुट है। 3 का निकल गया तो 4 का भी निकल जाएगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, कॉस्ट ऑफ इनपुट वर अगेन दिस, ये कॉस्ट ऑफ इनपुट है और इनपुट कितना था? 980 यूनिट्स। तो आउटपुट कितना होगा?
देयर वर नो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, कोई लॉस का जिक्र नहीं है। लॉस लेकिन कह रहे हैं कि लॉसेस होंगे 10%, तो 980 का 10% आपका लॉस होगा। पीरियड 3 का देखिए सही है, यस। तो पीरियड 4 यस का भी मैम। वैसा ही है। लॉस आप 10% लीजिए, इनपुट का 10% विल बी दिस 98, तो आपका एक्चुअल आउटपुट 882 आ जाएगा। फिर इसी तरह से कॉस्ट पर यूनिट आपने कितनी निकाली पीरियड 3 की? 32.3। यहाँ पे आप 29070 डिवाइड बाई 882, 32.96। सेम तरीके से प्रोसेस अकाउंट भी तैयार होगा। डेबिट में सारा इनपुट जाएगा, क्रेडिट पे सारा आउटपुट जाएगा। लॉस जीरो, अगर नॉर्मल लॉस है तो जीरो पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर, समझ आया? जी। परफेक्ट हो गया। अब आइए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम इसको देख रहे थे और लास्ट हमने क्लास इसी पे एंड की थी कि भाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जाहिर है जब आप जनवरी के महीने में प्रोडक्शन कर रहे हो तो 31st को आपको क्लोजिंग करनी है। 31st के दिन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या यूनिट्स हैं जो आपके कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अभी भी मशीन में लगे हुए हैं, बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो अब हमें 31st को क्लोजिंग तो करनी ही करनी है। हाउएवर जब क्लोजिंग करेंगे तो हम फिर किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को? तो उसके लिए हमें तरीका सिखाया और बताया ये जा रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जिक्र आ जाए तो आप समझ जाओ योर स्टेप 1 वुड बी to determine the output using statement of equivalent units. Statement of equivalent units का फॉर्मेट क्या है? टोटल यूनिट्स, कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स। आपने इसी तरह अपने रफ में कॉलम्स बनाने हैं और ये हेडिंग्स डालनी है। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास फुल्ली वर्क यूनिट्स कितने हैं? 4000। कंप्लीट कितने हुए हैं? 100% कंप्लीट है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए? 100% ऑफ 4000 इज 4000। क्लोजिंग इन्वेंट्री, 4000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 1000, और उसकी कंप्लीशन भी उन्होंने बताई थी कि सिर्फ 60% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है। तो दैट मीन 60% ऑफ 1000 इज हाउ मच? 600। तो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स 600। निकल के आ गए 4600। देन द सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सेम तरीका, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। टोटल कॉस्ट क्या है? 29440 डिवाइडेड बाय 4600। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी निकल कर करके आ गई? $6.4। सेम वे थर्ड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। क्या करना है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये थर्ड स्टेप है जो अब हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इसको नहीं सीखा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकालेंगे? अगेन यू विल क्रिएट योर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें पहला है इक्विवेलेंट यूनिट्स, दूसरा है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और तीसरा है वैल्यूएशन। ये तीन कॉलम्स आप बनाएंगे। मतलब इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मेट फॉलो करने का है। इक्विवेलेंट यूनिट से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और तीसरा कॉलम है वैल्यूएशन। फुली वर्क यूनिट्स 4000, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट $6.4, वैल्यूएशन कितनी आ रही है? 25600। ये 6.4 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, ठीक है। और ये 4000 यूनिट्स तो आपके फुल्ली कंप्लीटेड थे। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जो थी इक्विवेलेंट यूनिट्स वो 600 थी। 600 मल्टीप्लाई बाय 6.4 आपके पास 3840। तो ये आपका वैल्यूएशन आ गई और ये आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। चौथा स्टेप, प्रोसेस अकाउंट। अगेन यहाँ पे इनपुट जाएगा डेबिट साइड पे, और यहाँ पे क्या जाएगा? आउटपुट, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट साइड में डायरेक्ट मटेरियल 5000 जितने का आया लिख दिया, डायरेक्ट लेबर जितने का आया लिख दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड जो हुआ लिख दिया। आउटपुट टू द नेक्स्ट प्रोसेस 4000 यूनिट्स 25600 जिसकी वैल्यू है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3840। ये कहाँ से लिए दोनों वैल्यूज? ये थर्ड स्टेप से लिए, ठीक है। ये थर्ड स्टेप से ये वैल्यूज यहाँ पे आके फिट हो गए। क्लियर? जी। अब आइए नेक्स्ट।
अब यहाँ पे एक अलग एग्जाम्पल है जिसको हम मिल करके सॉल्व करेंगे. सपोज दैट शेकर कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेस गुड्स एंड दैट रिजल्ट्स इन प्रोसेस 2 फॉर अ पीरियड were as follows. Opening inventory nil. Material input from process 1 4000 units. Cost of input material from process 1 6000 units. Added material in process 2 1080. Conversion cost 1720. Output is transferred into the next process, process 3. No losses occur in the process. Closing work in process amounted to 800 units. Complete as to process 1 material 100%, added material 50%, conversion cost 30%. Requirement: prepare the process to account for the period. अब यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, इसका कोई टेंशन नहीं है. इनपुट मटेरियल गिवन है 4000. कॉस्ट ऑफ इनपुट गिवन है, कॉस्ट सारी की सारी गिवन है. और फिर तीसरे स्टेप में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल्स गिवन है कि प्रोसेस 1 वाला मटेरियल 100% कंप्लीट है, एडेड मटेरियल वाला मटेरियल 50% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट 30%. अब आप क्वेश्चन में गुम नहीं हो जाए, ना क्वेश्चन से घबराएं. आपने सिंपली अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग के जो स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स. तो पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइन आउटपुट लॉसेस एंड लॉसेस. तो इस सवाल में क्या लॉसेस का कहीं जिक्र है? नहीं. तो यानी सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट देखना है. प्लस मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखो तो समझ जाओ आपको स्टेप 1 में क्या क्रिएट करना है. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ये आप क्रिएट करेंगे. इसका फॉर्मेट क्या होगा? यूनिट्स कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो सबसे पहले इनपुट क्या आ रहा है? इनपुट हमें बताया जा रहा है कि मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 इज 4000 यूनिट्स. ठीक है, तो मटेरियल इनपुट इज 4000 यूनिट्स और एंड दिस इज 100% कंप्लीट. यस और नो? तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना आ गया? 4000. फिर हमें क्या बोल रहे हैं कि ये तो कॉस्ट ऑफ इनपुट बता रहे हैं. कॉस्ट ऑफ इनपुट का भी कोई काम नहीं है. अभी ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस 1 मटेरियल, एडेड मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट 100%, 50%, 30%. तो अब मैं इसमें क्या करूं? देखो, जब भी आपको इस तरह से 3 हिस्सों में दिया हुआ है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये 3 कोई भी नाम हो सकते हैं, वो एग्जामिनर की मर्जी है इसको जो भी बुलाए. लेकिन जब आप 3 हिस्से इसको देख लो तो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में भी इसी तरह इसको 3 हिस्से में कर लो. 3 हिस्से यहाँ पे आ जाएंगे. तब जब भी आप देखो कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 3 हिस्से हैं तो अब आपने यहाँ पे भी 3 हिस्सों में बात करनी है. नंबर 1 हिस्सा क्या है? प्रोसेस 1 मटेरियल, एडेड मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट. प्रोसेस 1 मटेरियल, एडेड मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट. ठीक है, ये 3 हिस्से आ गए. अब 3 हिस्से में आप इसको यूनिट्स, ये 3 हिस्सों में आप अगेन 3 हिस्से करोगे. 3 हिस्से में अगेन आप 3 हिस्से करोगे. कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आसानी हो. यूनिट्स कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स. अगेन यूनिट्स निकालना होगा. कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स. यूनिट्स कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स. क्या कह रहे हैं? ठीक है, 3 हिस्से हो गए.
अब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया मटेरियल इनपुट, मटेरियल इनपुट। कितना मटेरियल इनपुट है हमें ऊपर देखा कितना था भाई, 4000 यूनिट्स। तो ये जो 4000 यूनिट्स थे ये यहाँ पे भी हैं, ये यहाँ पे भी हैं, ये यहाँ पे भी है। ये कितना कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए, 4000। ये भी 100% कंप्लीट है, 4000। ठीक है, ये भी 100% कंप्लीट है, ये 4000। नेक्स्ट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो प्रोसेस वन मटेरियल 800 यूनिट्स हैं, 100% कंप्लीट है, 800 यूनिट्स 100% कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस वन मटेरियल 800। फिर यहाँ पे 800 यूनिट्स कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू एडेड मटेरियल 50%, 50%। ये आपका कितना आ गया, 400। फिर 800 यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू 30%, तो ये आपका कितना आ गया, 30% ऑफ 100 करें, 30% ऑफ 800, सॉरी, 240 आ रहा है, नहीं आ रहा? हेलो, होता जी टाइम क्यों 240 लगता है आ रहा है। आपको? हाँ, जी मैं 240 आ गए, जी ठीक है। जी अब इसको आप टोटल अप कर लीजिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो रहे हैं, 4800 प्रोसेस वन मटेरियल के एतबार से, यहाँ पे एडेड मटेरियल के एतबार से 4400 यूनिट्स हो रहे हैं, और यहाँ पे 4240 यूनिट्स हो रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से। तो ये हमारे अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग का फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। जी तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें कॉस्ट पहले देखनी होगी कि कॉस्ट कितनी है, तो हमें बताई जा रही है कि मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस वन इज 6000, तो हम 6000 को डिवाइड करेंगे किससे, 4800 से, 6000 डिवाइडेड बाय 4800। फिर अगला क्या है, एडेड मटेरियल, एडेड मटेरियल की वैल्यू क्या है, 1080, 1080 डिवाइडेड बाय 4400। फिर 1720, 1720 डिवाइडेड बाय 4240। अब फाइंड आउट कीजिए, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 6000 डिवाइड बाय 4800 कितना आ रहा है, 1.25 नेक्स्ट, ये 25 है। ये पहले जीरो वाले का 1.25 है। 0.27 नहीं 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 एक मिनट 0.24 है। अच्छा चले, फिर नेक्स्ट, 0.12 नहीं तो ये आपका स्टेप तो 2 हो गया, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 टोटल निकालनी है कॉस्ट, और स्टेप 4 क्या है, प्रोसेस अकाउंट। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर यहाँ तक करेक्ट है या नहीं। तो एज यू कैन सी, 0.
एज यू कैन सी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, 3 प्रोसेस 1 मटेरियल, एडेड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये आपके 3 कॉलम्स आ गए। ठीक है, कंप्लीटेड प्रोडक्शन, अब इनपुट यूनिट्स 4000 यूनिट्स, कंप्लीटेड प्रोडक्शन कह रहे हैं 3200। ये 3200 कहाँ से आया, यानी हमने तो यहाँ 4000 ले लिया था, तो यानी ये तो गलत हो गया 4000, तो 3200 कैसे आया, हमें देखना पड़ेगा हमने क्वेश्चन में क्या चीज है जो मिस कर दी। 4000 units material input from process 1, output is transferred into the next process, no losses occurred, closing work in progress is 800 units। ओ देखो, अब हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना। क्या मिस्टेक थी कि 4000 आपका इनपुट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 है, तो यानी कंप्लीट प्रोडक्शन कितनी हुई, कंप्लीट प्रोडक्शन कितनी हुई, 4000 इज द टोटल, इसमें से 800 क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है, तो 3200 इज द कंप्लीटेड प्रोडक्शन। यस और नो, यस और नो। अब ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी, ठीक है, ये जान करके मैं गलतियां करवाती हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि ये गलती बाद में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। ओ इनपुट ये है 4000, ले लो एज इट इज। अरे भाई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कह रहा है 800 है, तो ये अगर इनपुट है और क्लोजिंग ये है, तो दोनों माइनस करोगे तो आपको एक्चुअल जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है वो पता चलेगा। यस और नो। अभी हमने जो कर लिया ना गलती 4000, उसका मतलब ये था कि इनपुट आपका 4800 था, तभी आपने 4000 को कंप्लीट वाला लिया और 800 आपका क्लोजिंग था, तो दैट्स वेयर वी वेंट रॉन्ग। तो अब हमें इसकी करेक्शन करनी है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। जहां जहां आपने 4000 लिखे हैं वहां आप 3200 लिखिए। ठीक है, 3200, 3200, 3200, 3200, 3200। अब आप टोटल कीजिए। तो यहाँ पे आएगा 4000, यहाँ पे आएगा 3600, और यहाँ पे आएगा इस लास्ट में भी 3200 हो। क्या आएगा यहाँ पे 3440। जी। अब आप यही चीज यहाँ पे कर लीजिए। ओ ना, ये तो सही था, ऊपर में क्या था, 6000। 1.5। जी बताइए, पहला क्या है, 1.5, दूसरा है 0.3 और तीसरा है 0.5। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये करेक्ट हुआ है या नहीं। तो आप देखें यहाँ पे 4000, 3600, 3440, 4000, 3600, 3440 करेक्ट है। नेक्स्ट यस। 1.5, 0.3, 0.5, तो टोटल हमारा 2.3 आ गया। ठीक है, तो स्टेप 2 तक क्लियर है, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो गया किस तरह हो रहा है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करें, अगेन कॉलम्स बनाएं, कॉस्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड टोटल। तो कंप्लीटेड प्रोडक्शन कितनी है 3200,
कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, क्योंकि टोटल है तो 2.3, और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको 7360 आ जाएगा। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोसेस वन मटेरियल 800 मल्टीप्लाई बाय 1.5, एडेड मटेरियल 400 मल्टीप्लाई बाय 0.3, लेबर एंड ओवरहेड 240 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सारी वैल्यूज यहाँ से आई हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया आपने, तो आपके पास 8800 आ रहा है और इसका 1440 आ रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो अब एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बेटा मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ प्रोसेस कॉस्टिंग से। तो अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ये बतानी है 1440। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुझे टोटल प्रोडक्शन यानी कंप्लीटेड प्रोडक्शन और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दोनों की वैल्यू बताओ, तो आपने ये बतानी है। लेकिन आपको ये पूरा सम स्टेप बाय स्टेप आता होगा तो आप एग्जैक्टली मिस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, पूरा सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अच्छा एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं और मुझे क्या आंसर देना है। जब तक सारे स्टेप्स नहीं आएंगे तब तक आप ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल हल कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा प्रोसेस टू, अगेन डेबिट इनपुट क्रेडिट आउटपुट। प्रोसेस वन मटेरियल 4000 यूनिट 6000 का, एडेड मटेरियल A10201720, और फिर फिनिश्ड आउटपुट 3200, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो वैल्यू निकली है 1440, ये आपने लिख लेना है। तो आपके पास प्रोसेस अकाउंट बन गया। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? नो। गुड। अब ये सवाल है और ये मैं चाहूंगी कि ये आपने खुद से घर पे ट्राई करना है। पहले आप जो एग्जाम्पल सम हमने किए उसको दोबारा से करोगे घर पे, फिर ये वाला सम ट्राई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट होता है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्विक क्विज के क्वेश्चंस हैं, जरा अभी 10 मिनट्स लीजिए और ये क्विक क्विज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला सवाल, मुझे बताते जाइए अपना ऑप्शन, मैं टिक करूंगी फिर हम नीचे चले जाएंगे। हम्म 3 only. D. नंबर 3 कीजिए। मिस 2 का क्या होगा? 2 का एक्सप्लेनेटरी आंसर है ना, 2 में ऑप्शंस आपको नहीं गिवन, तो आप उसको स्किप कीजिए और आप 3 कीजिए। 3 का डी है। 3 का डी है, ओके नेक्स्ट। B. जी भी है इसका। 4 का भी डी लग रहा है। नहीं B. बी। बी इतनी जल्दी आपने बी निकाल लिया? ऐसे। आपने नंबर 4 का इतनी जल्दी वर्किंग कर ली इसकी? मिस तुक्का लगा। नेक्स्ट सम करो, दिखाओ। मिस 5 में स्टेप्स बताने हैं ना? 5 में स्टेप्स बताने हैं। खैर आप नंबर 7 कीजिए।
डन। सी। जी। Okay, let's check the answers. First one is D. Third is D. देखें आप लोग का करेक्ट हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट भी आपने डी बोला, वेरी गुड। सेकंड भी आपने, थर्ड भी आपने डी बोला, वेरी गुड। फोर्थ आपने बी बोला, फोर्थ इज बी, एंड देन सेवेंथ इज बी। ओके, क्लियर? आपने सी बोला लेकिन ये बी है। कैसे, कहाँ मिस्टेक हुई? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द पीरियड। इनपुट कॉस्ट ये है, कंप्लीटेड आउटपुट ये है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये है। तो ये कंप्लीटेड आउटपुट है। कंप्लीटेड आउटपुट यानी कि ये, इसको अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीटेड यूज किया है वर्ड। अगर प्रोडक्शन बोलते या टोटल आउटपुट बोलते तो फिर आप उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को डिडक्ट करते, लेकिन अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 11,400 को एज इट इज लेना है, और फिर 12,100 यूनिट्स को 60% जो कंप्लीट है उसको फिर आपने देखना है। तो इसमें क्या बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालोगे, पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनेगा, यस और नो? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो उसमें आपके पास क्या क्या जा रहा है, यूनिट्स, कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यूनिट्स आपके पास कितने थे, 11,400, कंप्लीशन 100%, तो 11,400। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, 1200 यूनिट्स, कंप्लीशन 60%। तो उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स बताएं कितने बन रहे हैं, 1200 का 60%। 720। 720, ठीक है। टोटल कीजिए, 12,120। यस। अब 12,120 आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए और कॉस्ट आपके पास गिवन है, 194,860 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 12,120, बताइए। जी, 16.077। 16.07 समथिंग आ रहा होगा, तो राउंड ऑफ करके 16.08। क्लियर, समझ आया कैसे हुआ?
यस। जी। 2 मार्क का सवाल कैसे आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग से, आइडिया हुआ आपको? अब आपने जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं क्लास में उसको दोबारा रीडू करना है प्रॉपरली, 2 दफा भले रीडू करें, और फिर ये सारे ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और रिवीजन किट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी जो कि स्प्रेडशीट के ऊपर होगी। ओके, यानी कि हम कल जो क्लास रखेंगे वो हमारी आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। तो जो भी क्वेरीज अगर आपके जहन में आती हैं मीनवाइल आप पूछ सकते हैं। इवन कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना जी बहुत सारा ठीक है। ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और एक और चीज, कल हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है विच इज 24 फरवरी। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग डिले नहीं कीजिएगा, यानी कि 14 मार्च 14 मार्च को जरा जहन में बनाएं अपना डेडलाइन कि मुझे 14 मार्च को पेपर देना ही देना है। क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप थोड़ा सा और डिले कर लेते हो तो स्टूडेंट्स भूलने लग जाते हैं चीजें। तो आपने भूलना नहीं है, आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने स्टडी अप्रोच बताई है उसी को फॉलो करना है। चैप्टर रीडिंग, एग्जाम्पल सम्स रीडू, चैप्टर नोट्स, 1 पेजर नोट्स अपने तैयार करें जिसमें फॉर्मूलाज और चीजें। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विक क्विज, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन किट टोटल एग्जाम से पहले 3 टाइम्स कंप्लीट होनी ही चाहिए लाजमी। ठीक है, फिर मुझे आप लोग के टेस्ट कंडक्ट करने हैं। तो कल की क्लास कंप्लीट होते साथ ही मैं आप लोग को टेस्ट्स और मॉक्स की डेट्स दूंगी ताकि आप लोग उस उन्हीं डेट्स पे अपने टेस्ट और मॉक्स अटेम्प्ट करें और अपने जहन को बोलें कि नहीं मुझे 14 तारीख को पेपर देना है तो देना है, तो अपनी स्पीड उसी तरह से पकड़ें। आप लोग की रजिस्ट्रेशन हो गई है ACCA में, नंबर 1। अगर किसी की नहीं हुई तो प्लीज करवा लें क्योंकि उसके बगैर आप लोग एग्जाम के लिए नहीं अपेयर हो सकते। नंबर 2, CBE डेट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उससे उसके 10 दिन पहले आपने अपनी बुकिंग करवानी है क्योंकि 10 डेज इज द मिनिमम। उसके बाद अगर आप आएंगे यानी बिल्कुल 14 के, जैसे अगर आप 11 तारीख को आ रही हैं बोल रहे हैं मुझे 14 को पेपर देने हैं, तो सॉरी वो आपकी बुकिंग नहीं होगी 14 तारीख की, फिर आपकी बुकिंग जाएगी 21 तारीख को। ठीक है। थर्ड, स्पेसिमेन, जब आपके टेस्ट मॉक्स यहाँ पे हो जाएंगे तो ACCAglobal.com में एक स्पेसिमेन एग्जाम है, हमारे पास तमाम मॉक्स हैं, वो सब आपने डेफिनेटली अपेयर करने हैं। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली, ठीक है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग के जहन में तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं? बस नहीं पेपर्स में अभी तो टी- ठीक है। कोई ये फिर आप ही लोग होंगे क्या? पेपर्स में। एग्जाम वाले दिन ब्रिटिश काउंसिल वाले होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आप लोग को एक और दफा जरा हाईलाइट करती चलूं कि MA1 कोर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट यानी कि जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल भी लगते हैं और जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, वो ये हैं सेक्शन D एंड सेक्शन E। ये दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बाकी जो ऊपर फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो समझें आपकी बेस बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। ये नहीं है कि इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा, इसमें से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। हाउएवर ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी ये दोनों की प्रैक्टिस बहुत थरो हो। थरो मतलब थरो, एक एक चीज आपकी क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। आप उसमें नहीं हो कि पता नहीं ऐसे होगा या नहीं होगा। और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आप जब बैठ रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद है पोर्टल पे, आप दोबारा उसको रिविजिट कर सकते हैं, आप दोबारा उसको देख सकते हैं और आप मुझसे क्वेरी भी ले सकते हैं, क्वेरीज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरी डालें या फिर आप आके मुझसे पूछ लें, लेकिन आपने आके मुझसे पूछना है। मुझे दिल में बैठे बैठे
इल्हाम नहीं होगा कि भाई इकरा को कोई मसला है या मानूर को कोई प्रॉब्लम आ रही है फला टॉपिक पे, मुझे इल्हाम नहीं होगा ना। आप लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ चुके हो। वी विल बी ट्रीटिंग यू एज प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। आप अब स्कूल के बच्चे नहीं हो कि मैं डंडा ले लेके घूमूंगी या कोई टीचर आपके सर पे डंडा लेके खड़ा होगा। या आपको खुद आपको करना है तो आपको करना है। आपको अपने लिए स्टडी टाइम निकालना है तो डिसिप्लिन के साथ स्टडी टाइम मिनिमम 2 आवर्स का आप डेली बेसिस पे निकालें। एंड कोई मुश्किल नहीं है MA1। अगर आप 2 आवर्स फोकस्ड होके निकालेंगे पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, मैं आपको गारंटी देती हूँ देर इज नो स्टॉपिंग। कोई तरीका नहीं है कि जो आपको फेल कर सके। लेकिन 2 घंटे आपने बाकायदगी से निकालने हैं अपने लिए, जो कि फोकस्ड हो और प्रोडक्टिव हो। गेटिंग द पॉइंट? कैलकुलेशन के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं, क्या मतलब यूज एग्जाम कर के सकते हैं? टाइम कैलकुलेटर। बिल्कुल, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है एग्जाम में। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप साथ लेकर जाएंगे, साइंटिफिक, कोई और कैलकुलेटर नहीं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना ले लीजिए प्रॉपर, उसी में प्रैक्टिस कीजिए और वो आप एग्जाम में ले जा सकते हैं और वो वही यूज करेंगे आप। ठीक है, कोई और सवाल? अच्छा, एक दफा मैं दोबारा से MA1 का एग्जाम पैटर्न आप लोग से शेयर कर दूं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस। ये आ रही है। ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 कंपल्सरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सिलेबस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और कौन सा जो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। बाज औकात कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे कंप्लीटली सम्स आए, सम्स बेस्ड पेपर था। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कंप्लीटली थ्योरी आई। तो इससे ये समझ आता है कि आप किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको थ्योरी पसंद है तो ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन को इग्नोर कर दो और बोलो कि हाँ मेरा तो थ्योरी अच्छा है और मुझे थ्योरी पसंद है और मैं बस थ्योरी पढ़ के चली जाऊंगी और मेरा पेपर निकल जाएगा। नहीं, आपका पेपर नहीं निकल सकता सिर्फ थ्योरी के बेस पे। हो सकता है आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड पेपर आ जाए। ठीक है, क्योंकि AI होता है पीछे से 50,000 क्वेश्चन का बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक, उसमें से कोई भी 50 का सेट वो आपको दे सकता है। तो आपकी लक के ऊपर होता है। और बल्कि लक भी आपकी तब होगी जब आपकी प्रेपरेशन होगी। प्रेपरेशन होगी तो देर इज नो वे कि आपका पेपर रुके। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं देती हूँ स्टूडेंट्स को यूजुअली कि भाई आप लोग जो हो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रख सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहली चीज जो मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने आप को ना रिलैक्स करना है। क्या करना है? रिलैक्स। और रिलैक्स के साथ, रिलैक्स का मतलब होता है डीप ब्रेथ्स। मेरे साथ कीजिए। जब आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा तो आपका माइंड परफेक्टली काम करेगा। जब माइंड परफेक्टली काम करेगा तो आप सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। ऑक्सीजन लेवल सही नहीं आएगा, क्यों नहीं सही होता? क्योंकि टेंशन है, पैनिक है। एग्जाम डे पे ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, सांस ही नहीं ले रहे होते। तो सांस लीजिए गहरी गहरी, अपने नर्वस सिस्टम को कूल डाउन कीजिए। दूसरा टिप है, आपने अपनी उंगलियों को, ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, उंगलियों को ऐसे जोड़ के रखना है, जोड़ के बैठना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। जब ये प्रेस होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है, काम डाउन होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो जितना रिलैक्स्ड होके आप पेपर दोगे ना उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। रिलैक्स होके नहीं दोगे तो जो आती हुई चीज है वो गलत हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली ना लें, इसको अपनी प्रैक्टिस बनाएं। इवन स्टडी प्रेपरेशंस के दौरान अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ओवरवेल्म हो रहा हूँ, अल्लाह ये कैसे होगा, इतना बड़ा सम, रिलैक्स, ब्रीद इन। उस वक्त भी यही करना है प्रैक्टिस। इसको अपनी 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 हैबिट बनाएं, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। कोई भी चीज आपको बॉदर कर रही है, आपको ट्रिगर कर रही है, आपको इमोशनली एंजाइटी में लेकर जा रही है, डीप ब्रेथ्स। और दूसरी चीज ये कर लें। और तीसरी अहम चीज,
पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस। पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस का क्या मतलब है कि अपने आप से अच्छी बातें करें, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। मैं कर सकता हूँ, ये एग्जाम मुझसे बड़ा नहीं है, मैं इस एग्जाम से बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, मेरे अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुमको अशरफ बनाया है। अशरफ का मतलब बेस्ट ऑफ क्रिएशन। तो जब मैं बेस्ट ऑफ क्रिएशन हूं तो ये तो मैन मेड एग्जाम्स हैं, मैं इससे बेस्ट हूं कि नहीं हूं? मेरे पास अल्लाह ने सारा का सारा इल्म यहाँ देकर मुझे भेजा है। मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुरान में कह रहे हैं, वअल्लमा आदमा अस्मा कुल्लहा। व और अल्लमा नॉलेज, आदम, आदम को जब आदम को दे दी तो हम सब कौन है? हम सब बनी आदम है, आदम की औलादे हैं। तो आदम का मतलब सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, आदम का मतलब एक यूनिट, मैनकाइंड की एक यूनिट की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा ना, किसी बड़े सेल्फ फलसफे को समझना है तो उसके एक यूनिट को समझ लो। बड़े समुंदर के ऊपर रिसर्च करनी है तो पूरा समुंदर लेबोरेटरी में लेकर नहीं आओगे, उसके एक ग्लास वाटर लोगे सैंपल, उसका एक कतरा लोगे, उस पे एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। यस और नो? तो इसी तरह जब पूरी मैनकाइंड की बात हो रही है तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके एक यूनिट की बात कर दी, और एक यूनिट पूरे मैनकाइंड का क्या है? एक आदम, वन ह्यूमन। तो ये जो वन ह्यूमन है, इसको जब अल्लाह ने पूरा का पूरा इल्म दे दिया है तो उसके तमाम औलादों को भी ये सारा का सारा इल्म मिल चुका है। वह और अल्लमा इल्म आदमा, आदम अस्मा, हाइट ऑफ नॉलेज, हाइट, तमाम चीजों की हाइट ऑफ नॉलेज। अस्मा कुल्लहा, कंप्लीट, कंप्लीट नॉलेज आपको अंदर आपके डेटाबेस में डाल के भेज दी गई है। अभी आप लोग एआई यूज करते हो ना, तो हमें इतना यकीन है ना कि ये चैट जीपीटी, एआई, गूगल के पास तमाम नॉलेज है दुनिया की। हम उससे सिर्फ क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, सर्च करते हैं, और हमें वो इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स निकाल के दे देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तमाम डेटाबेस, इल्म का तमाम डेटाबेस हमारे अंदर कोडिंग करके भेज दिया है। और हमें और आपको सिर्फ करना क्या है फिर? सर्च, डिग आउट, आस्क द क्वेश्चन। क्या कभी हमने खुद से कोई सवाल किया? हम उसका बनाया हुआ गूगल है, हम उसका बनाया हुआ चैट जीपीटी है। तो क्या हमने अपने आप से सवाल किया? जब हम सवाल करते ही नहीं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? तो यकीन जानिए, आप अपने आप से कोई भी सवाल कीजिए और इस बात पर यकीन कीजिए कि उसका जवाब मिलेगा। तो आप देखिएगा कि जवाब मिलेगा, देर या सवेर आपके अंदर ही आपके सवालों का जवाब छुपा हुआ है। तो यू जस्ट नीड टू डिग आउट, यू जस्ट नीड टू सर्च, और हमें यही सर्च करना सीखना है। दैट्स ऑल। तो आपसे ज्यादा बेस्ट और कोई भी नहीं है, आपसे ज्यादा बेहतरीन एआई मॉडल अल्लाह का बनाया हुआ, जिसने पूरी कायनात बनाई, यूनिवर्स बनाए, अर्थ बनाई, सन बनाया, गैलेक्सीज बनाई, यू नेम इट। हम कोई भी अल्लाह सुब्हानहू ताला के क्रिएशन देखते हैं, हम अश अश कर उठते हैं कि ये अल्लाह ताला ने कैसे बनाया। आप कहीं दूर कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर झांक के देख लीजिए, आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। आप सांस लेते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो कहते हैं ना, ऑटो पायलट पे चल रहा है। आपकी डाइजेशन हो रही है, ऑटो पायलट पे हो रही है। आपकी किडनीज आपके ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, ऑटोमेशन पे चल रही है। ये जो इतनी बड़ी मशीन ऑटोमेशन पे, आधी ऑटोमेशन पे चल रही है, जो बेहतरीन इसका बनाने वाला, इसका खालिक है, वो ये बात कह रहा है कि तुमसे बेस्ट क्रिएशन कोई है नहीं। तो हमें और आपको किस बात का सेल्फ डाउट आ जाता है? किस बात पे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है? जब उसने कह दिया यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट का मतलब सिर्फ कोई एक पर्सन, कोई एक नहीं, हम सब, ईच ऑफ अस ह्यूमंस इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला। सो वी मस्ट डेवलप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वी मस्ट हैव दैट फेथ इन अस कि यस, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं, मैं कर सकती हूँ। जब कोई और कर सकता है पेपर पास तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब उसके 80 अबव आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? इट्स जस्ट दैट सेल्फ बिलीफ की कमी है। मेरी मानिए, टेक्निकल नॉलेज क्लास में आप लोग को बेहतरीन तरीके से सिखा दिया जाता है,
आप लोग खुद माशाल्लाह, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं एसीसीए के, सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, मगर फिर वो क्या ही बात होती है कि वो 46, 45, 48 पे रुक जाते हैं। वो यही बात होती है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। ये इसकी बहुत बड़ी कमी होती है। उनको लगता है मैं नहीं कर सकता, या उनको लगता है एसीसी का एग्जाम बहुत कोई मुश्किल चीज है, बड़ी कोई पता नहीं कहाँ से आई हुई चीज है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो जब ये डाउट आ जाता है दिल में, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, ये डाउट आड़े आएगा, और फिर आपको कहीं ना कहीं 46, 47, 48 पे रुकवाएगा। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं कीजिए। जितने डाउट्स आए ये सब शैतान की तरफ से, इसको झटक दीजिए, इसको छिड़क दीजिए, और अपने ऊपर पूरा एतमाद कीजिए। अपने अपने ऊपर से ज्यादा अपने अल्लाह के कहे हुए कलाम पे एतमाद कीजिए, कि जब उसने कहा है कि वह अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, और जब उसने कहा है लकद खलकनल इंसाना फी ahsani तकवीम, कि उसने इंसान को बेहतरीन बनाया है, बेहतरीन अपना आप दे दिया है। जब उसने कह दिया नफख्तु फीही मिन रूही, कि मैंने अपनी रूह डाल दी है, फूक दी है तुम्हारे अंदर। तो अपनी रूह फूकने का क्या मतलब है? अल्लाह कौन है? अल अलीम। अल्लाह कौन है? अल गफूर, अर रहमान। ये सब उसकी क्वालिटीज हैं, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब वो अल अलीम है, तो उसने अपनी रूह जब तुम्हारे अंदर फूक दी है, तो अपना इल्म तुम्हारे अंदर फूका नहीं फूका? यस, व्हाई नॉट। आप एक दुनियावी मिसाल ले लीजिए। एक माँ जब बच्चे को जनती है, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो सब उस बच्चे के अंदर जाते हैं। तो जब माँ के अंदर का सब कुछ बच्चे के अंदर जाता है, और वो बच्चा निकल के आता है, तो वो माँ का अक्स होता है, माँ बाप दोनों का अक्स होता है। तो हम जब अल्लाह से निकल के आए हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर फूक दी, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हमें बस उसको रियलाइज करने की जरूरत है, और फर्दर कॉन्शियसली प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। उसकी तमाम तर क्वालिटीज इंसान में पाई जाती हैं, सिवाय इसके कि इंसान उसको प्रैक्टिस नहीं करता। इंसान के अंदर रहम भी है, वो मर्सीफुल भी है, वो काइंड भी है, लेकिन क्या वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, मर्सी को, काइंड को? आप 2 साल के छोटे बच्चे को देखिए, उसके सामने जरा रोइए, उसकी माँ जब रोती है ना, थोड़ी ऐसा एक्टिंग करके, तो उसका दिल नरम हो जाता है। वो बोलते हैं मेरी माँ क्यों रो रही है। वो फौरन अपनी जो चीज होती है वो भी माँ को दे देता है, वो ट्राई करता है कि उसकी माँ खुश हो जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने दे कर भेजे, और वो सब हमारे अंदर है। सिर्फ हमें उसको क्या करना है? नरिश करना है उसको, और निखारना है उसको, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। तो वो अल अलीम है, और उसने अपना कुल का कुल इल्म तुम्हारे अंदर डाल दिया है। उसको डिग इन करो, डिग आउट करो, अपने डेटाबेस से निकालो। इमाम गजाली कहते हैं, इमाम गजाली की किताब है, किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर बहुत जबरदस्त इमाम गजाली ने उसमें एक बात लिखी है। उन्होंने कहा कि इंसान के जो ये 5 सेंसेस होते हैं, ये आंखें, नाक, जबान, कान, टच, 5 सेंसेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये 5 नहरों की तरह है। नहरों की तरह, इट्स लाइक अ रिवर, जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन ला रही है। आपकी आईज से आप क्या करते हो? आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आपका जहन प्रोसेस कर रहा है, और आपका जहन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओके, ये यहाँ पे कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है, क्या पहना हुआ है। इसी तरह जब कुछ सुनते हो, जो ये लेक्चर सुन रहे हो, तो आपका जहन इसको प्रोसेस कर रहा है, और इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहा है। इसी तरह जब कुछ सूंघते हो, तो आपको पता चलता है यहाँ खुशबू आ रही है, या अजीब सी स्मेल है, या जस्ट नथिंग। फिर आप जब टच करते हो, तो आपको पता चलता है कोई चीज गर्म है, ठंडी है, सख्त है, या नरम है। तो ये 5 नहरें आपको बाहर से इंफॉर्मेशन देती हैं। क्या देती हैं? बाहर से इंफॉर्मेशन देती हैं। इमाम गजाली कहते हैं कि इन 5 रिवर्स को कट ऑफ कीजिए, और अपने कुएं को खोदिए, कुएं के अंदर से पानी निकलेगा। 5 नहरों की मिसाल क्यों दी? नहर में क्या आता है, या रिवर क्या होता है? पानी। एंड पानी को तशबीह दी जाती है इल्म से। इल्म की जो तशबीह है वो पानी है।
wherever there is water it's ilm। अल्लाह ताला कहते हैं ना मेरा अर्श किस पे है, अल अलल माँ, माँ के ऊपर है। माँ मतलब अरबिक में जो माँ होती है उसका मतलब होता है पानी, पानी के ऊपर है। तो पानी मीन्स व्हाट, इट्स अ सिंबॉलिक सिंबोलिज्म ऑफ इल्म। इल्म, आइन लाम मीम, इल्म। इल्म में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी छुपी होती है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, तीनों चीज इल्म कहलाती है। तीनों चीज मिलके इल्म कहलाती है। तो इमाम गजाली कहते हैं कि इल्म की इन पांचों नहरों को जरा कट ऑफ करो। अपनी आंखों से इंफॉर्मेशन लेना बंद करो, कानों से लेना बंद करो, नाक से लेना बंद करो, अपने हाथ से लेना बंद करो, अपनी जबान से लेना बंद करो, और अपने अंदर का कुआं खोदो। कुआं से मुराद आपका कल्ब, अपने कल्ब की आंख खोलिए, शऊर की आंख खोलिए। सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, फाइव सेंसेस को शट डाउन कीजिए और सिक्स सेंस को एक्टिवेट कीजिए। ये जो सिक्स सेंस है ना, ये आपके कल्ब की आंख है, ये आपकी शऊर की आंख है, ये आपकी इल्म की आंख है। इससे खोलिए और डिग डिग आउट कीजिए। आपके अंदर ही इल्म का खजाना छुपा है। इस कुएं को जब आप डिग करेंगे तो अंदर से पानी निकलेगा, अंदर से इल्म निकलेगा। तो बाहर का जो इल्म है वो बाहर का है, एक्सटर्नल है। आप अपने अंदर से निकालिए पर्ल्स ऑफ विजडम। तो ये इमाम गजाली कहते हैं। तो इस ये बेसिकली इसी बात की अक्कासी है कि अल्लाह ने इल्म तमाम का तमाम इंसान के अंदर डाल के भेजा है, और इंसान को सिर्फ उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है, डीकोड करने की जरूरत है, डिग आउट करने की जरूरत है। इसी यही सूरह बकरा हमें सिखाती है। बकरा मीन्स टू डिग आउट द इनर ट्रेजर्स, डिग आउट योर हिडन ट्रेजर्स। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ पे कि अल्लाह भला करे आपका, आप आसपास देखिए ना, आपने कितनी सारी इन्वेंशंस हैं जो इंसान ने बनाई है। ये लैपटॉप से लेकर, एक पंखे से लेकर, एक मोबाइल से लेकर, ये चाबियां और ये मार्कर, ये पेन, ये जूम की एप्लीकेशन, ये किसने क्रिएट की है? ये इंसान ने क्रिएट की है। तो इंसान किसकी क्रिएशन है? उस रब की क्रिएशन है। तो ये जितनी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं, ये आपके और मेरे जैसे किसी इंसान ने क्रिएट किया है, इनोवेट किया है, जिसने सीख लिया डिग आउट करना, जिसने अपने अंदर से नॉलेज को डिग आउट करना सीख लिया। ये बाहर से आके किसी ने थोड़ी सिखाया था कि पंखा ऐसे बनाना, या पंखा नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, या एसी नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। एक जमाना था जब एसी नहीं हुआ करते थे, एक जमाना था जब एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे, एक जमाना था जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, एक जमाना था जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, एक जमाना था जब कपड़े ऐसे नहीं हुआ करते थे, लोग पत्तों से अपने आप को छुपाते थे। ग्रेजुअली एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन क्या हुआ? एवोल्यूशन का मतलब क्या है? इट मीन्स कि इंसान को अपना जहन इस्तेमाल करना आ गया, इंसान को अपने अंदर से डेटाबेस डिग आउट करना आ गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। अब ये सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे क्रिएट करेंगे? किसने बताया? बाहर से किसी ने थोड़ी बताया, अंदर से वो नॉलेज उसने निकाली। और वो नॉलेज किसने डाल के भेजी थी? कोडिंग किसने करके भेजा था? डीएनए किसने कोड करके भेजा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो सब कुछ आपके अंदर है, इस बात का यकीन कीजिए, इस बात पे एतमाद कीजिए और अपना एतमाद बहाल कीजिए, और आप एसीसीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह, अगर आप तमाम स्टडी अप्रोचेस फॉलो करें जो मैंने बताई है, और इसके साथ साथ सेल्फ बिलीफ हाई रखें, फेथ हाई रखें, सेल्फ अफर्मेशंस अपनी करते रहें कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई हैव ऑल द रिसोर्सेज टू डू इट। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है, सेहत है, स्टडी रिसोर्सेज हैं, एक मेंटोर है, और मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एतमाद है कि मैं कर सकता हूँ, उसका दिया हुआ दिमाग है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज है जो मैं नहीं कर सकता। इस एतमाद के साथ अपनी पूरी मेहनत करें, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, जितना आपको लगता है आपको रिक्वायर्ड है, फोकस्ड होके प्रोडक्टिव टाइम निकालें अपनी पढ़ाई के लिए, और MA1 कंप्लीट कीजिए। इन मार्च यू हैव टू क्लियर योर MA1। अब वो मार्च की 14 तारीख आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी 21 तारीख है, और नहीं, सेकंड प्रायोरिटी आपकी 28 तारीख को आ रही है। यस, मार्च की 14 है और 28 को पेपर है। ठीक है, तो आपने अपनी तैयारी अभी से वैसे पक्की करनी है। आप चाहो तो यहाँ आके क्लासरूम्स यूज कर सकते हो, यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, चाहो तो ऑनलाइन दोबारा लेक्चर्स देख लो, चाहो तो क्वेरी क्लासेस लो, चाहो तो टेस्ट और मॉक्स आके दो। दिस इज योर प्लेस।
एंड योर मैम सक्सेस प्रायोरिटी। ठीक है जी, ग्रुप स्टडी हो सकती है, मतलब हम मिलके अगर वहां पे आके पढ़े तो? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। आप लोग अपना टाइम सेट कर लो, हमें यहाँ इन्फॉर्म कर दो। अब रमजान की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 साढ़े 3 तक होते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आना चाह रहे हो, इस टाइम ड्यूरेशन में आ जाओ, मोस्ट वेलकम। आओ यहाँ पे ग्रुप स्टडी करो, कोई मसले वाली बात नहीं। जो क्लासरूम अवेलेबल है, कहीं जो कोना अवेलेबल है, बैठ के पढ़ो, कोई आपको नहीं रोकेगा। बात यह है कि ओके। पढ़ने वाले बन जाओ। जगह मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप लोग कितना फोकस्ड होके आ रहे हो, या आप लोग कितना डिस्ट्रैक्टेड होके आ रहे हो। दो चीजें, या डिस्ट्रैक्शन है या डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन खुद को नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं आज का सफर। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है विद आवर लास्ट चैप्टर टॉपिक स्प्रेडशीट। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना वो सबसे अहम तरीन आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कि वाटर इनटेक सही रखिए, फ्राइड आइटम से दूर रहिए, शुगर इनटेक से जरा दूर रहिए। ठीक है, और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।